है। 10% EWS आरक्षण संवैधानिक है। अगर आप लोगों को हिंदी अंग्रेजी वाला संविधान की कॉपी लेनी चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए, तो आपको आरक्षण का प्रावधान जिस क्लॉज में है उसको पढ़ने के बाद कुछ बातें आप लोगों के समझ में आएगी। तो उसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ऐसा उल्लेख है। 340 अगर आप पढ़ो, उसमें खास शब्द प्रयोग लिखा हुआ है। ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के अलावा है। वो क्या है? दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। इसकी तरफ हमारे भी बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता। दोज हु आर नॉट, ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ है, दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, जिनको प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं है, बैकवर्ड क्लास के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर हम लोग ये केयरफुली देखें तो जनरल कैटेगरी के लोगों का जो 100 सीटें हैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसमें 76% से लेकर 80% तक वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और उन सारे में ब्राह्मण लोगों का प्रतिनिधित्व जाता है। ब्राह्मण लोग क्षत्रियों को और वैश्यों को भड़काते थे कि ये रिजर्वेशन की वजह से तुम लोगों को नहीं मिल रहा है। आंकड़े अगर विश्लेषण करो, ये आंकड़े आना शुरू हुआ तब से ये बंद हो गया। जैसे ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय और वैश्य, क्योंकि ये 3 कैटेगरी के लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसमें ब्राह्मण ही लेते थे सारा। तो ब्राह्मण लोग ही क्षत्रिय के लोगों को भड़काते थे रिजर्वेशन SC ST के विरोध में। जब बैकवर्ड क्लासेस के लोग नहीं आए थे रिजर्वेशन में SC ST की तरह ऑल इंडिया में, तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को भड़काते थे। तो ये सारा का सारा जो मामला है अगर हम देखेंगे तो हमें हर जगह ये दिखाई देता है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप में रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रतिनिधित्व नहीं है। वो लोग फैसले ले रहे हैं। ये जो EWS है वो किसने फैसला किया? ये तो उन्हीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ने फैसला किया है। संविधान में कहीं पर भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस और दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, अब ये 2 चीजों को देखो। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, EWS इसमें आता नहीं है। जो EWS का रिजर्वेशन है वो सोशली एंड एजुकेशनली आता नहीं है। दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड वो 76 से लेकर 80% है। यानी अगर उनकी ही भाषा में, कॉन्स्टिट्यूशन की ही लैंग्वेज में ले लिया जाए तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट में ओवर रिप्रेजेंटेशन, इनकी संख्या 15% है, उनका 76 से लेकर 80% है। यानी इसका मतलब है वो ओवर रिप्रेजेंटेशन है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व। पर्याप्त शब्द का क्या अर्थ है? संख्या के अनुपात में।
अगर संख्या 15% है और 15% भर्ती हो रही है, पर्याप्त है। 7.5% है आदिवासी के लिए, 7.5% लोग हैं, पर्याप्त है। मगर जिनकी संख्या 15% है उनके प्रशासन में 76 से लेकर 80% है, ये पर्याप्त कैसे माने जा सकते हैं? तो ओवर रिप्रेजेंटेशन, ओवर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है अतिरिक्त संख्या बल, संख्या से ज्यादा। अब पहले से ही जो लोग प्रशासन में संख्या से ज्यादा है उनको कैसे ले सकते हैं? ईडब्ल्यूएस अगर पहले से ही संख्या से ज्यादा है, समझ रहे हैं? मैं कंपेरेटिवली आपको आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूं। पहले से ही संख्या से ज्यादा है, 15% होना चाहिए, 76 से लेकर 80% है, यानी पहले से ही ज्यादा है। अब इन लोगों को इकोनॉमिकल के आधार पर या ईडब्ल्यूएस के आधार पर जो पहले से ही ज्यादा है, और कहां से ले? क्योंकि पहले से ज्यादा का और एक मतलब है, वो कौन सा? दूसरे लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण। अतिक्रमण संवैधानिक नहीं है, क्योंकि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के विरोध में अतिरिक्त। तो ये बातें हो रही, फिर भी देश का प्रधानमंत्री एक ओबीसी है, फिर भी हो रहा है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग अभी ये पार्लियामेंट में 22.5% एंड 131 मेंबर पार्लियामेंट है, एक भी पार्लियामेंट्री उधर बोलता नहीं है। राजकाज हासिल करने के लिए पहले तलवारें चलाकर राजकाज हासिल किया जाता था। ये असभ्य व्यवस्था है, मारकाट के व्यवस्था बनाना। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से राज सत्ता का निर्माण होना चाहिए, इसलिए डेमोक्रेसी आई और उसमें वोट का प्रावधान किया गया कि लोगों के सहमति से व्यवस्था बनानी चाहिए। तो ये सभ्य तरीका माना गया। अगर ये सभ्य तरीका है जिसमें तलवार का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो इन लोगों को जिनको पहले से ही ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है उसको किस आधार पर अंदर लिया जाए? नहीं लिया जा सकता। इसके बावजूद भी अगर ले रहे हैं तो डेमोक्रेटिक सेटअप में देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का है, ओबीसी के मेंबर पार्लियामेंट ज्यादा नहीं है, मगर देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का है, तो उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, वो क्यों होने दे रहा है? एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, बोले ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर में जो मंत्रिमंडल के लोग हैं या मंत्रिमंडल के अंदर जो प्रधानमंत्री है वो ये काम नहीं कर रहा है, तो पार्लियामेंट में डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है? पार्लियामेंट में डिबेट क्यों नहीं हो रहा है? जो हमारे लोग हैं या संख्या में कम प्रतिनिधि है, ये एमएलए है, एमपी है, वो विधानसभा में या लोकसभा में डिस्कस और डिबेट का इश्यू क्यों नहीं बना रहे? केयरफुली एनालाइज करने के बाद पता चलेगा पार्टियां हमारी नहीं है। कांग्रेस हमारी नहीं है, बीजेपी हमारी नहीं है। कांग्रेस की स्थापना ब्राह्मणों ने की। ब्राह्मण लोगों का अंग्रेजों को यह कहना था, अगर उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, ब्राह्मणों का कहना क्या था कि अंग्रेज लोग भारत छोड़कर ना जाए, यही रहे, हमें थोड़ा बहुत दे दे। हाँ, होम रूल। वो मतलब उसको मतलब बेशर्मी की भी हद ये है कि वो बाल गंगाधर तिलक जो है राष्ट्रवादी, ये जो डाटा है, ये डाटा का विश्लेषण 100 साल हो रहे, अभी तक नहीं हो रहा है। होम रूल का क्या अर्थ है? स्वराज्य। होम रूल का हिंदी में अर्थ जो है स्वराज्य है। स्वराज्य का और ज्यादा डिटेल अर्थ ब्राह्मण राज्य है। मतलब जो प्रैक्टिकल अगर मान लो, जो उनका डिटेल हम अध्ययन करते हैं, तो ब्राह्मण राज्य हो रहा है उसका अर्थ।
वो उनको कह रहे हैं, अंग्रेजों कह रहे हैं नहीं आप क्यों जा रहे हो, आप रहो, बस हम लोगों को थोड़ा सा दे दो और हम लोग मिलजुल कर राज करें। क्योंकि उनको मालूम था डेमोक्रेसी आ गई तो फिर तो वोट का मामला आ जाएगा, क्योंकि वोट का मामला तो इंग्लैंड में ऑलरेडी चल रहा है। तो ब्राह्मण लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर रहना चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था, ये भी रिकॉर्ड है, ब्राह्मण कह रहे हैं अंग्रेजों को तुम विदेशी हो हम भी हैं, तो हम दोनों विदेशी है तो मिलजुल कर सकते हैं। ये सारा डाटा अवेलेबल है, रिकॉर्ड में अवेलेबल है। इसके बारे में बामसेफ के पहले कोई आदमी इस पर बोल नहीं रहा। और जब हमने बोलना शुरू कर दिया तो कांग्रेस ने बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया, बीजेपी ने प्रधानमंत्री तक बढ़ा दिया। वो वहां जाने के बाद फिर नहीं बोल रहे, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया क्योंकि पार्टी उनकी है। चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कितना चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। एक लोकसभा की सीट जीतने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, कहां से आएगा। तो सारा देश में जनसंख्या हमारी है, लोक संख्या हमारी है, वोट ज्यादा हमारे हैं, इसके बावजूद भी हमारे पार्टियों के कैंडिडेट चुनकर नहीं जाते। जाने चाहिए तो मीडिया सिस्टम उन्होंने डेवलप किया और चर्चा कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कॉन्सेंट्रेटेड हो देती है 15-20 दिन में, और लोगों के सामने या तो कांग्रेस चुनना है या तो बीजेपी चुनना है, दो ही विकल्प आ जाता है। ये सारा सेटअप जो है उन्होंने ये डेवलप किया हुआ है। तो ये सारी बातों का अगर हम बहुत ज्यादा केयरफुली एनालाइज करें तो हमें ऐसा पता चलता है कि एक उपाय है, वो है संगठन शक्ति। संगठन शक्ति के बल पर ही एकमात्र एक ही उपाय बचा हुआ है, केवल संगठन शक्ति के बल पर इसका उपयोग किया जा सकता है। और ये प्रयोग सिद्ध बात है। 403 विधानसभा की सीट में 207 विधानसभा की सीटें काशीराम जी ने चुनवाकर उत्तर प्रदेश में लाई, और अपने बलबूते के आधार पर उन्होंने एक टर्म, 4 में से एक टर्म मायावती की मुख्यमंत्री अपने बलबूते पर बनाया। 403 में 207। तो ये सारा पैसे के बल पर नहीं हुआ, संगठन शक्ति के बल पर हुआ। तो संगठन शक्ति पर हम लोगों को ज्यादा जोर लगाना चाहिए। हमारे लोगों का क्या है, SC ST OBC के लोगों का क्या है, मतलब ऐसा माहौल बनाया गया है या आसानी से बीजेपी या कांग्रेस का टिकट लेने का, फिर उसका टिकट लेने का और वो पैसा भी वही लोग देते हैं, पब्लिसिटी भी वही लोग करवाते हैं। एक समय था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के पॉलिटिकल रिजर्वेशन की डिमांड SC ST के लोग करते थे। 50 साल हो गए, SC ST के लोग पॉलिटिकल रिजर्वेशन की मांग ही नहीं कर रहे, मांग ही नहीं। उनको मालूम हो गया कि इससे कोई भी फायदा नहीं, इससे नुकसान है। जो जॉइंट इलेक्टोरेट है, सेपरेट इलेक्टोरेट है नहीं, जॉइंट इलेक्टोरेट है, इससे नुकसान है। तो SC ST के लोग डिमांड ही नहीं कर रहे कि ये 10 साल पॉलिटिकल रिजर्वेशन। तो वो कांग्रेस के लोग हर 10 साल बाद फिर बीजेपी आ गई, उसने भी कहा और 10 साल, उन्होंने भी बढ़ा दिया। तो कांग्रेस के और बीजेपी के बीच में और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मौलिक रूप से हमारे लोगों के संदर्भ में कौन से नीतिगत अंतर है? कोई नीतिगत अंतर नहीं। मूल बात क्या है कि डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेशन है वो काम करता है, और रिप्रेजेंटेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का 131 सीटें रिजर्व है, उसमें हमारी सीटें ही चुन करनी थी। आप लोग हैरान हो जाओगे
उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी की सरकार थी तो ओबीसी की सीटें ज्यादा चुनकर आती थी, एससी एसटी की रिजर्व सीटें कम चुनकर आती थी। मैंने कल भी शायद बताया कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग 64% है, उनके लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। मगर एससी एसटी का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ओबीसी के लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारा है। और 64% लोग अगर एससी एसटी की रिजर्व सीटों को चुनवा कर लाते हैं तो उनको जो रिजर्व सीटें नहीं है वो एससी एसटी के लोग अगर उन्होंने चुनकर लाए तो उनकी लड़ाई पार्लियामेंट में एससी एसटी के लोग जो है वो लड़ सकते हैं। और इससे क्या होगा, एक रास्ता ओपन हो जाएगा और इससे ओबीसी के लोग भारत में मजबूत हो सकते हैं और फिर सेंट्रल में बड़े पैमाने पर ये प्रभाव निर्माण किया जा सकता है। मगर इसके लिए ओबीसी का स्टैंड ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के विरोध में होना चाहिए। तो ये अनुभव उत्तर प्रदेश का और बिहार का जो अनुभव है वो अनुभव पॉजिटिव नहीं है। उत्तर प्रदेश का और बिहार का जो अनुभव है वो ब्राह्मणों को साथ में ले लेते हैं, वो उसको प्रेफरेंस देते हैं, ओबीसी को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप टीवी तो थोड़ा सा केयरफुली एनालाइज करो और रामविलास पासवान का लड़का जो है चिल्लाते रहता है आजकल, है हाँ, चिराग यानी दिया कि भाई ये सारे दुनिया को दिया दिखाएगा, मैं तो नहीं दिखा पाया है। तो रामविलास पासवान का जो बेटा है उसके हाथ में आप लोग देख, क्योंकि ये जो आंखें है ना, ये आंखें भी दिमाग का काम करती हैं, तो वो इतनी ज्यादा कलावा होता है, उसके हाथ में इतना ज्यादा बंधा हुआ है। रामविलास पासवान के हाथ में कोई कलावा नहीं होता था। रामविलास पासवान के हाथ में कलावा क्यों नहीं होता था? क्योंकि उसका बैकग्राउंड समाजवादी लोगों से आता था और समाजवादी ये शो करते रहते थे कि नहीं हम ब्राह्मणिकल बातें नहीं मानते। लोहिया भी ऐसे कहते रहता था। और इसकी वजह से क्या होता था, एससी एसटी ओबीसी के लोग ऊंचे जाति के लोगों को जो अपने को समाजवादी कहते थे उसको प्रोग्रेसिव कहते थे। नहीं, प्रोग्रेसिव लोग है, ये ब्राह्मण सनातनी है, ये प्रोग्रेसिव है, तो प्रोग्रेसिव का साथ देते थे। अब प्रोग्रेसिव के साथ देते 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 क्या हो गया, लोहिया खत्म हो गया, उसके जगह ओबीसी का आदमी ऊपर आ गया। अब प्रोग्रेसिव होने के बावजूद भी उनको ब्राह्मण प्रोग्रेसिव नहीं मानते, बोलते नहीं यादव है, प्रोग्रेसिव नहीं है। ब्राह्मण प्रोग्रेसिव हो सकता है, यादव प्रोग्रेसिव नहीं है। तो ये भारत की जो राजनीति है वो जाति से आधारित किस तरह से प्रभावित होकर काम करती है, ये बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों को ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित बात आप लोगों को बता रहा था कि ये ईडब्ल्यूएस जो है ये ओवर रिप्रेजेंटेशन का मामला है और ओवर रिप्रेजेंटेशन संवैधानिक नहीं माना जा सकता, ये गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक होने के बावजूद भी मुझे ऐसा बताया गया कि इसको सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है या उसको घोषित किया है संवैधानिक है। हाँ, आर्डर दिया है 3-2 से। हाँ। 3 जजों ने इसके समर्थन में आर्डर दिया, 2 जज इसके खिलाफ है। हाँ। 5 जजों ने। अजीब किस्म की बात है, यानी जिन लोगों का रिजर्वेशन रिकॉर्ड में संविधान में है उसके विरोध में फैसले देते रही जुडिशरी, मगर जिनके रिजर्वेशन के बारे में किसी प्रकार का कोई भी एक शब्द भी लिखा हुआ नहीं है, ये केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है
और संविधान की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री ने ईडब्ल्यूएस का मामला कानून बनाया, वो कानून किस आधार पर संवैधानिक है? सुप्रीम कोर्ट संविधान के आधार पर उसे संवैधानिक घोषित कर सकती है, संविधान में व्यवस्था ही नहीं है, फिर भी उसको संवैधानिक घोषित कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी किस तरह से संविधान के विरोध में जाकर काम कर रहा है, और ये इसलिए काम कर रहा है, अभी उन लोगों के हौसले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि एक ब्राह्मणिकल फोर्स सत्ता से बाहर जाएगी तो दूसरी ब्राह्मणिकल फोर्स जो है सत्ता में पहुंच जाएगी। तो अभी उनका अनियंत्रित सत्ता पर नियंत्रण हो गया है। अभी ब्राह्मणिकल फोर्स का सत्ता पर नियंत्रण कितना है? अनियंत्रित नियंत्रण है। इसलिए जुडिशरी कुछ भी अगर मान लो फैसला देती है तो उस पर क्वेश्चन मार्क करने वाली व्यवस्था ही अवेलेबल नहीं। जन आंदोलन की कितनी ज्यादा जरूरत है, ये इसका उदाहरण है। इसलिए मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि वो मुद्दे जो आप लोग उठा रहे थे वो मुझे लिख कर दे दो। लिख कर दे दिए क्या? लिख कर दे दो। वो दो तीन मुद्दे तुम बोल रहे थे, तो वो उसके लिए हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन करें, कम से कम लोगों को बताए तो कि गैर संवैधानिक कैसे चल रहा है। तो ये एक बात हम लोगों को समझना जरूरी है। दूसरा है वर्तमान में बहुजन समाज की महिलाओं के साथ बढ़ रहे शारीरिक शोषण, अन्याय, अत्याचार या उनमें सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं मिलने का कारण प्रस्तावित ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। अगर महिलाओं को प्रतिनिधित्व ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में रूलिंग ब्राह्मणों का, अपोजिशन ब्राह्मणों का, उसमें प्रतिनिधित्व अगर मान लो बीजेपी के इसमें आ जाता है और कांग्रेस के इसमें आ जाता है तो कैसे होगा? मुझे तो नहीं लगता होगा। तो इसका मतलब है कुछ कमियां है। ये जो हम सोच रहे उस सोचने में कुछ कमी है। कमी क्या है? सत्ता में हिस्सेदारी और सत्ता में नियंत्रण, दो सिद्धांत है। सत्ता में हिस्सेदारी और सत्ता में नियंत्रण। एक नियंत्रण का सिद्धांत है, एक हिस्सेदारी का सिद्धांत है। आप लोग हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, नियंत्रण की बात नहीं कर रहे। अगर नियंत्रण ब्राह्मणों का है और आपको हिस्सेदारी मिलती है तो आपको पार्लियामेंट में पार्टी वाले बोलने नहीं देते। हिस्सेदारी हो गई मगर पार्टी के नियंत्रण में है, वो आपको पार्लियामेंट में बोलने ही नहीं देंगे। तो आपको अपने पार्टी के विरोध में विद्रोह करके अलग पार्टी बनानी पड़ेगी। इसी वजह से लालू प्रसाद की पार्टी बनी, इसी वजह से मुलायम सिंह यादव की पार्टी बनी, क्योंकि ये दोनों के दोनों तो हाई कास्ट लोगों के पार्टी के अंदर काम करते थे। मुलायम सिंह ने भी विद्रोह किया, और मुलायम सिंह ने विद्रोह किया उसकी एक वजह, काशीराम जी ने कहा वो चंद्रशेखर के पिछवाड़े पे लात मारते हो क्या, फिर मैं तुमको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार। ऐसा रिकॉर्डेड बात है। काशीराम जी ने मुलायम सिंह के सामने शर्त रखा, तुमको मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं राजी हूं, और चंद्रशेखर के पिछवाड़े पे लात मारो। चंद्रशेखर की पार्टी में था ना, लालू प्रसाद की भी इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं थी, वो जनता पार्टी में था। जनता पार्टी के अंदर चंद्रशेखर या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो वो लालू की बात को मानता नहीं था। चंद्रशेखर समाजवादी था मगर था तो राजपूत। जनता पार्टी का अध्यक्ष तो वही था ना, और जयप्रकाश नारायण ने उसको बनाया था। जयप्रकाश नारायण कायस्थ। तो ये हमारे सामने की घटनाएं हैं, बहुत पुरानी बातें नहीं है। तो केवल प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो है ये हिस्सेदारी का सिद्धांत है, और हिस्सेदारी से ये साध्य नहीं हो सकता। नियंत्रण जब तक नहीं होगा तब तक आप अपने फैसले लेने के लायक नहीं हो सकते। इसका मतलब है नियंत्रण होना जरूरी है। काशीराम जी की पार्टी में काशीराम नियंत्रण करता थे, मुलायम सिंह के पार्टी में मुलायम सिंह नियंत्रण करता नहीं थे, लालू के पार्टी में लालू नियंत्रण करता नहीं थे।
हाईकास्ट के लोग नियंत्रण करता थे तो उन लोगों को वो पार्टी तोड़नी पड़ी, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये सारी बातें, तो एक नियंत्रण का सिद्धांत है, एक हिस्सेदारी का सिद्धांत है। हिस्सेदारी का सिद्धांत पर्याप्त नहीं है। अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की ही पार्टी है तो अपनी ही पार्टी में हिस्सेदारी का कोई मुद्दा नहीं है। अपनी ही मतलब पार्टी ही आपकी है, नहीं हमारी पार्टी में हमारा इतना हिस्सा है, नहीं, इसका कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि बड़ा सिद्धांत हिस्सेदारी नहीं है, बड़ा सिद्धांत नियंत्रण है।